अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है नूरुल कुलूब और इसकी मुसन्निफ़ा है तंज़ीला रियाज़ और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। वो जिम से वापस आया था और अब डट कर नाश्ता करने की ख्वाहिश थी, मगर कोई ऐसा शख्स ना मिल रहा था जिसके साथ वो नाश्ता करने जा सकता। मेस में अंडा ब्रेड की सहूलत मौजूद थी। बावर्ची हर तरह का ऑमलेट बनाने की सलाहियत रखता था। जैम, मार्मलेड और कई किस्म के सीरियल्स भी दस्तयाब थे। मगर 1 घंटा भरपूर कसरत करने के बाद दिल हलवा पूरी या पाए और बोंग के नाश्ते के अलावा किसी चीज़ पर राज़ी ही नहीं था। वो फ्रेश होकर इधर उधर किसी ऐसे हॉस्टल मेट को तलाश करता रहा जो नाश्ते में उसका साथ दे सके और बजट आधा आधा बांटा जा सके, मगर कोई मिलकर ना दिया था। इसी चक्कर में उसने 4 केले और 5-6 बड़े बड़े आड़ू भी कुतर लिए थे। खुश इल्हान अपने गांव गया हुआ था, वरना उसे यह मुशक्क़त उठानी ही ना पड़ती। इस तलाश बिस्यार में नाकामी के बाद वो अकेला ही निकलने का सोचते हुए हॉस्टल के रिसेप्शन की तरफ आया था। उसके साथ ही बाहर की तरफ जाने के लिए तवील रविशनुमा रास्ता, जिसकी दूसरी जानिब वेटिंग एरिया था। वो रविश की तरफ बढ़ रहा था जब खुरम ने आवाज़ दी। वो उन्हीं का हम उम्र था, मगर हॉस्टल का मुलाजिम था और विजिटर्स का डाटा एंट्री का काम करता था। अरबाब भाई, आपके गेस्ट आए हैं, कब से बैठे हैं? उसने हैरानी से ये जुमला सुना। उसके गेस्ट आते ही नहीं थे। भाई, हमारे कोई गेस्ट नहीं आते। हमारे घर वाले अल्लाह के बाद तुम लोगों के भरोसे पर यहाँ जमा करवा कर भूल भाल चुके हैं। उन्हें हमसे मिलने की चाह है, ना हमें देखने की तमन्ना। क्यों दिल जलों को मज़ीद जलाते हो? वो फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलता हुआ मुड़कर उस तक आया था। वो हंसने लगा। वो खुश इल्हान भाई से मिलना चाह रहे थे। मैंने उनको बता दिया था कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वेटिंग एरिया में बैठ गए कि शायद वो 1-2 घंटे तक आ जाएं। हैं, इतना तलबगार कौन पैदा हो गया हमारे खुशल खान का? देखना पड़ेगा। वो संजीदा ना हुआ था। जिस तरह घूमता झूमता वो रिसेप्शन तक आया, उसी तरह वो वेटिंग एरिया में पहुंच गया। वहाँ सिवाय एक मफलूकुल हाल शख्स के कोई मौजूद नहीं था। उसने वहीं खड़े खड़े खुरम को इशारे से पूछा था कि आया यही वो मुलाकाती है? खुरम ने असबात में सर हिला दिया। अरबाब ज़रा संजीदा होते हुए उनके करीब हुआ था। फिर उसे खफीफ सा झटका लगा। ये वही अंकल थे जो पहले भी खुशल से मिलने आते थे। खुशल ने ही उसे बताया था कि ये लारेब के वालिद हैं। हेलो सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने करीब आते हुए लहजे को ज़रा महज़्ज़ब बनाकर पूछा था। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो गायब दिमागी से उसकी जानिब देखने लगे। खुशल, मेरा मतलब खुश इल्हान बट कराम गया हुआ है। मैंने सोचा आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए आपको बता दूं। अब की बार वो मुस्कुराया भी था, मगर सामने बैठे शख्स पर ज़रा असर ना हुआ। उनके वजूद पर कीमती लिबास था। उनके पाँव में जूते भी महंगे थे, मगर फिर भी उनकी हालत अबतर लगती थी। बाल बिखरे थे और मुँह भी धोया हुआ ना लगता था। वो अरबाब की बात के जवाब में अब भी खामोश रहे। अरबाब ने उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। वो चौंके नहीं थे, मगर मुंह उठाकर उसे देखने लगे। खुश इल्हान, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो। वो सोए सोए से लहजे में बात कर रहे थे। अरबाब ने मोहतात होकर दोबारा से उनके चेहरे की जानिब देखा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना खुश इल्हान? वो पूछ रहे थे। अब की बार अरबाब ने मशकूक निगाहों से उन्हें सरता पैर घूरा था। वो मुसलसल उसे खुश इल्हान समझ रहे थे। क्या इन्हें कोई दिमागी आर्जा था? अरबाब ने बारहा खुशल के मुंह से उनका जिक्र सुना था। वो अक्सर कहा करता था कि वो बहुत बेज़रर से इंसान है, लेकिन अरबाब को कुछ और शुबा हुआ था। तजस्सुस का मादा उसके अंदर वैसे ही कुछ ज़्यादा था, और जब से खुशल ने उसे शरीके राज किया था, उसकी दिलचस्पी उस ख़ानदान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो उनके सामने बैठ गया था। तुम कैसे हो? वो उसके करीब होकर मोहब्बत से पूछ रहे थे। अरबाब झटका खाकर पीछे हुआ। एक मखसूस सी बदबू ने उसके अंदाज़ों की तस्दीक की थी। आपको मुझसे मिलना था? उसने पूछा था। उन्होंने आंखें मुकम्मल खोलने की कोशिश करते हुए उसे देखा, फिर हैरान होकर पलकें झपकी। तुम खुश इल्हान नहीं हो? अरबाब को समझ ना आ सकी कि वो पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। उन्होंने फिर पलकें झपकी। कहाँ गया वो? अभी तो यहाँ खड़ा था मेरे करीब। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता ना? अब की बार ये सवाल था। अरबाब मिली जुली कैफियत लिए उन्हें तक रहा था। मुझसे कोई भी नहीं मिलना चाहता, कोई भी नहीं। सब मुझे छोड़ देते हैं। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ, लोग वो रास्ता बदल लेते हैं। वो खोए खोए अंदाज में जैसे खुद कलामी कर रहे थे। तुम तो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? मुझे इंसान अच्छे लगते हैं। दिल चाहता है मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हों। अपनी आंखों को खोले रखने की कोशिश में भी वो बुरी तरह नाकाम हो रहे थे, इसीलिए झपक झपक कर जुमला मुकम्मल करते थे।
ان کے منہ سے مسلسل بدبو کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ ارباب کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی خوشل کو، میرا مطلب خوش الہان کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بعجلت باہر کی جانب چل دیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ ہاسٹل میں زیادہ رش نہیں تھا لیکن سناٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے روش کے آخری سرے تک پہنچنے سے پہلے ہی موبائل نکال کر خوش الہان کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا۔ اٹھا لو پائن، یہاں آپ کے وارنٹ گرفتاری نہ نکل آئیں۔ دوسری جانب سے مسلسل رنگ جانے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا تو وہ بڑبڑایا۔ اس نے چند لمحے بیل بجنے کا انتظار کیا مگر یہ بھی بے سود رہا تو اس نے اس کا دوسرا نمبر ملایا تھا مگر وہاں بھی یہی نتیجہ نکلا۔ اس نے تھک ہار کر وائس نوٹ کیا تھا۔ خوشل، کال اٹھاؤ فوراً، یہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے سسر صاحب کب سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی گندی بو آ رہی ہے ان کے منہ سے۔ کم از کم 2 بوتلیں چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ ظاہر ہے تمہارے سسر ہیں، ان کی حرکتیں کیسے شریفانہ ہو سکتی ہیں۔ شکر کرو یہاں ارباب موجود ہے۔ تیرے بھائی نے صورتحال سنبھال لی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، لیکن اب ان کا کرنا کیا ہے؟ اس نے پہلا وائس نوٹ بھیجا تھا، پھر وہ واپس مڑ کر آیا تھا، تب تک وہ کرسی پر بالکل لٹک کر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں سبھی عاقل بالغ تھے۔ اگر ابھی کوئی جاننے والا اس طرف آ جاتا تو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتا کہ ان انکل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور ارباب یہ چاہتا نہیں تھا۔ اس نے انہیں ٹہوکا دیا۔ انکل اٹھیں، یہاں سے چلتے ہیں، میں آپ کو خوش الہان کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے لہجے میں ملائمت پیدا کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی مل لوں گا۔ یہاں ہوا بہت اچھی ہے، مجھے یہاں بیٹھا رہنے دو۔ وہ ابھی اٹھنے کو تیار نہ تھے۔ ارباب نے ناگواری سے ان کے جملے کو سنا، پھر ان کے قریب ہو کر زبردستی انہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر جیسے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ نہ کر پائیں گے، میں یہاں پہلے ہی آ چکا ہوں، اچھی جگہ ہے یہ، میری بہت خوشگوار یادیں وابستہ ہیں اس جگہ سے۔ وہ مسلسل بول رہے تھے۔ ارباب انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ گیٹ سے باہر آ کر اب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کا کرے کیا۔ وہ اول فول بولتے چلے جا رہے تھے۔ ارباب کا دھیان ان کی جانب نہیں تھا، وہ انہیں ہاتھ سے پکڑے تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کا مقصد بس اس جگہ سے دور ہونا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فون نکال کر خوشل کو کال کرنے کی کوشش کی مگر کال اب بھی ریسیو نہ کی گئی تھی۔ خوشل، مجھے کال کرو یار پلیز، یہ تمہارے سسر وبال جان بن گئے ہیں میرے لیے۔ ان کا کروں کیا؟ کہاں چھوڑوں انہیں؟ کدھر لے جاؤں؟ کال اٹھاؤ میری، ورنہ میں تمہارے ابا کو فون کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں بے بسی چھلکنے لگی تھی۔ آپ کیسے آئے تھے انکل؟ گاڑی ہے آپ کی؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ مسکرائے۔ شادی کی تھی میں نے، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، شاید ابھی بھی ہے۔ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ ارباب نے ناک چڑھائی۔ او ہو، یہ اپنے ذاتی مسائل بعد میں بیان کر لیجئے گا، ابھی گاڑی کا بتائیں۔ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ اس نے ان کی جینس کی بیک پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تھا کہ شاید وہاں چابیاں موجود ہوں، مگر وہ خالی تھی۔ پھر اس نے سائیڈ پاکٹ چیک کی، وہ بھی خالی تھی۔ اتنا برا وقت تو خدا شریکوں پر بھی نہ لائے جتنا ارباب تجھ پر آ پڑا ہے۔ بتا کیسے نکلے گا اس مصیبت سے؟ وہ بے بسی میں گر کر بڑبڑایا تھا۔ تبھی ان انکل نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس میں گاڑی کی چابی ہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر چابی پکڑی۔ گاڑی کہاں ہے آپ کی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ وہاں چھوٹی بڑی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے چابی کو دوبارہ دیکھا، اس پر بڑا سا کر کے ایچ لکھا تھا۔ وہ چند لمحے مزید ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے چابی کو پش کیا تھا۔ ایک بیپ کی واضح آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس نے پھر چابی کی مدد سے گاڑی کو لاک کر کے ان لاک کیا۔ ایک دور کھڑی ہونڈا ایکارڈ سے بیپ سنائی دی تھی۔ وہ لپک کر اس طرف بڑھا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ انکل تو وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ پھر پیچھے مڑا اور پہلے کی طرح انہیں گھسیٹ کر گاڑی تک لایا اور پھر نہایت اکتاہٹ کے عالم میں انہیں گاڑی میں دھکیل دیا تھا۔ اب رونا بند کر دو زہرا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ تائی شاہدہ اسے بہت محبت سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور ہونٹ خشک نظر آنے لگے تھے۔ تائی شاہدہ کو اس پر ترس آیا۔ انہیں شرمندگی ہوئی، انہیں اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سندل بی کو انہوں نے بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ سندل بی اس معاملے کو اتنی جذباتیت سے حل کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ شاید خود بھی اتنی سختی کرنا نہیں چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے ہی تائی شاہدہ کو زہرا کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اٹھو شاباش، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے نہیں لگ جاتے، گھروں میں مائیں بھی تو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی ہیں نا۔ سندل بی کی ڈانٹ میں چھپی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بہت محبت کرتی ہیں تم سے، انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے جب تم جیسی ذہین لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی ہیں تو
उन्होंने रसानियत से कहा था। उनके हर जुमले से ज़हरा पर कोई घड़ों पानी उंडेलता जा रहा था। उसे भी तो ये बात अच्छी नहीं लगती थी। किसी गैर मर्द के ख्याल में हर वक्त मुब्तला रहना किस कदर शैतानी अमल था, और वो कब इस अमल पर खुश थी। लेकिन कम अज़ कम अब तक ये राज तो था। लेकिन ताई शाहिदा की बातों से लगता था अब ये राज सब पर खुल चुका था। उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो चुकी थी। बहुत सी लड़कियों ने उसकी बेइज्जती का ये शो लाइव देखा था। एक तो संदलबी से पहली बार डांट खाने की शर्मिंदगी, और दूसरा जिस बात पर डांट पड़ रही थी उस बात की अलग शर्मिंदगी। वो वाकई सुबकी के इस एहसास को सीने में दबाए दफन हो जाना चाहती थी। संदलबी बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है, उनकी डांट से खाइफ मत हो। दरअसल उनके लिए ये इदारा बहुत कीमती है, बहुत मोहब्बत है उन्हें नूरुल कुलूब से। यहाँ का माहौल उन्हें बेहद अजीज़ है। जब तुम लड़कियाँ इस माहौल के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करती हो। ताई शाहिदा ने इतना कहा था कि ज़हरा ने उनकी बात काट दी। ताई मैंने कुछ नहीं किया, मैं। उससे जुमला भी मुकम्मल ना हुआ था और कई आंसू एक साथ गालों पर लुढ़क आए थे। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए मज़ीद बोली, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ ताई, आप जानती हैं। अब से पहले मेरी कभी कोई शिकायत नहीं आई। आपको नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊँ। मैं खुद भी बहुत तकलीफ़ में हूँ। हर बार अपने आप को सज़ा देती हूँ, हर बार अपने आप को कोसती हूँ कि ये सब नहीं करूँगी, मगर ताई मुझसे हो जाता है। मैं। ताई शाहिदा को उस पर तरस आया। पहले रोना तो बंद करो ज़हरा, मैंने कहा ना ऐसा हो जाता है। डांट पड़ जाया करती है मगर उससे सबक सीखते हैं, उसे सर पर सवार नहीं कर लेते। तुम बस आज से तहैया कर लो कि आइंदा ये सब नहीं होगा। तुम सब लड़कियों के साथ ताउन करोगी, उनके साथ मिलजुल कर रहोगी। जो काम करने को दिया जाएगा, कहा जाएगा, उसे ध्यान से करोगी। बेकार बैठना तर्क कर दोगी तो संदलबी की नाराज़ी दूर हो जाएगी। तुम वैसे भी बहुत ज़हीन हो। सबक याद करने में तुमने कभी हम में से किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए हम सब तुमसे खुश हैं। सिर्फ यही एक बात थी जिसने संदलबी को नाराज़ कर दिया कि तुम बाकी लड़कियों पर रोब डालने की कोशिश करती हो। मुझसे बहुत सी लड़कियां ये शिकायत कर चुकी हैं कि तुम उन्हें खुद से कमतर समझती हो। ये अच्छी बात नहीं है ज़हरा, तुम्हें पता है ना ये गरूर कहलाता है और मगरूर शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता। क्या मैं अब तुम्हें वो सब अहादीस सुनाऊं जो मगरूर शख्स के मुतालिक कई मोतबर सहाबा की जानिब से मरवी की गई हैं? तुम्हें क्या पता नहीं है कि गरूर इंसान की अच्छी सिफात को निगल लेता है? तुम तो खुद कुरान और हदीस की तालबा हो प्यारी बेटी। तुम्हें समझाने के लिए कहाँ से हवाला जात लाऊं मैं? बस तुम आज से अहद करो कि ये रविश तर्क कर दोगी और सबके साथ आजिज़ी वाला रवैया इख्तियार करोगी। बोलो, मानोगी ना मेरी बात, करोगी ना ऐसा? वो पूछ रही थी जबकि ज़हरा अजब कैफियत की शिकार हुए चली जा रही थी। क्या वो उसे उस बात के लिए नहीं डांट रही थी? क्या उसका राज अभी तक राज था? क्या संदलबी ने उन्हें वो सब नहीं बताया था? या संदलबी को पता ही ना चल सका था? उसने सर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया था। वो मज़ीद कुछ देर उसके पास बैठी उसे नसीहतें करती रहीं। वो भी मिली जुली गायब दिमागी कैफियत के साथ उनकी बातें सुनती रही थी। उनके जाने के बाद खदीजा उसके पास आकर बैठ गई थी। खदीजा वो लड़की थी जिसके साथ ज़हरा की कभी दोस्ती नहीं रही थी, और खदीजा भी उसे ज़्यादा पसंद ना करती थी, मगर इसके बावजूद उनकी बहुत बार ड्यूटी एक साथ लग जाती थी। कमरा भी इकट्ठा था, इसलिए दिलों में कदूरत दबा कर रखनी पड़ती थी, और वो दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थीं। खदीजा की अजीब सी लगाई बुझाई वाली आदत थी, जबकि ज़हरा तमाम अस्ताज़ा की पसंदीदा ज़हीन तालबा थी। वो दोनों ही एक दूसरे से खार खाती थी। उसकी आंखों में ज़हरा को अपने लिए दरहम और अफसोस नज़र आया। उसका दुखी दिल मज़ीद दुखी हो गया था। तज़ीक़ व तौहीन का एहसास पहले ही सारे वजूद पर हावी था, अब उसकी काट में इजाफ़ा होने लगा था। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इतनी दोगली क्यों हैं। खदीजा ने बात शुरू की थी। ज़हरा कुछ नहीं बोली। हमें सबक याद करवाती हैं रवादारी और मोहब्बत का, इखलाक का, इखलास का, एसार का, ईमानदारी का, दिल को साफ़ रखने का, सच बोलने का। वो फिर बात करती करती लम्हा भर को रुकी और अपने अकब में देखा, फिर उसके करीब होकर सरगोशी नुमा अंदाज में बोली, ताई शाहिदा इतनी बड़ी मुनाफिक हैं कि पूछो मत। वो क्या कहना चाह रही थी? ज़हरा का थका हुआ दिमाग सोचने से कासिर था, मगर उसके इस अंदाज से वो बहुत चिढ़ती थी। चुगली खाने का शादीशुदा बड़ी बड़ी औरतों वाला अंदाज, मगर आज वो उसे टोक ना पाई थी। ताई शाहिदा ने पहले खुद तुम्हारी शिकायत की, तुम्हें डांट पड़वाई, संदलबी और दूसरी लड़कियों के सामने तुम्हारी तौहीन करवाई, और अब तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें गले से लगा रही थी। ये ऐसी क्यों है? इतनी मुनाफ़कत क्यों भरी है इनके दिल में? हमें हर वक्त अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डराती रहती हैं। जहन्नुम की आग, दोज़ख की सख्तियाँ, कब्र का अजाब हमारे लिए है और इनके लिए जन्नत के मज़े हैं। ऐसा नहीं होता ना ज़हरा, ऐसा तो नहीं होता। अल्लाह पाक इन सब से हिसाब लेगा, ये सब जो हमें गुमराह करते हैं। वो कहती चली जा रही थी।
ये आमलेट लो, देसी अंडों का बना है, टेस्टी भी है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी। ऐसी चीज़ें खाया पिया करो, इनसे सेहत बनती है। इस उम्र में नहीं खाना तो कब खाना है। खान बाबा ने टमाटर और प्याज वाले आमलेट की प्लेट उसके आगे की। गुले सब्जियां डालकर ये आमलेट पहले भी उसकी आमद पर बनाया करती थी, लेकिन खान बाबा ने पहले कभी उसे ऐसे खाने के लिए उकसाया नहीं था। वो तो इस कदर तवील जुमला बोलने के आदी भी नहीं थे, मगर आज ना जाने क्यों बोलते चले जा रहे थे, और खुश इल्हान का दिल पहली बार चाहा था कि वो खामोश रहें। अजीब बात थी, सारी ज़िंदगी जिस चीज़ की चाह की थी आज वो मिल रही तो दिल उससे खाइफ था, उकता रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और मुद्दिब अंदाज में सर हिलाते हुए प्लेट अपने सामने की। वो सीरियल्स का नाश्ता कर रहा था, हालांकि उसे इसकी भी ख्वाहिश नहीं थी। वो फिलवक्त गुले को रात वाले वाक़े की तफसीलात बताना चाहता था। वो बताना चाहता था कि उस रात हरी हवेली में किसी आसेबी ताकत को उधम मचाते देखा था। वो पढ़ा लिखा आज के ज़माने का नौजवान था, मगर उनके इलाके में ऐसी बातें आम थीं। अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती थी कि पहाड़ों में जिन्नात और भूत प्रेत होते हैं। खुश इल्हान को भी यकीन था और वो गुले को भी बताना चाहता था कि उसने रात जिन्नात को देखा था, मगर खान बाबा की मौजूदगी में वो कोई ऐसी बात करना ही नहीं चाहता था कि जिससे खान बाबा को लगता कि वो उन सबसे नाराज़ नहीं है। वो चाहता था खान बाबा उसकी गैर मामूली खामोशी को महसूस करें, उससे इस बाबत सवाल करें, लेकिन वो उसे सिर्फ खाने पीने के फ़वाइद बताना चाहते थे। इसलिए किचन का माहौल कुछ अजीब सा हो रहा था। गुले भी बस चुपचाप अपनी मक्खन वाली रोटी खाने में मगन थी। खान बाबा ने मासी हबीबा को भेजकर लारेब को भी बुलवाना चाहा था, मगर उसका कमरा लॉक था और दस्तक देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला था। वो अभी बेदार हुई थी। जब सबका नाश्ता इख्तिताम को पहुंचने लगा तभी लारेब ने किचन में कदम रखा था। 1 मिनट में ही वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। उसका हुलिया अजीब सा था। उसके बाजू, चेहरे और गर्दन पर खराशियाँ थीं। एक जानिब से आस्तीन ऊपर तक उधड़ी हुई थी। खान बाबा तड़प कर अपनी जगह से उठे और जैसे उड़कर उस तक पहुँचे। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? वो खराशियाँ ऐसी थी कि वहाँ मौजूद सब लोग ही वहम में मुब्तला हो गए थे। गुले ने भी खान बाबा की तकलीद की। ये क्या हो गया बच्ची? ये क्या कर लिया तुमने? सत्यानाश हो गया चेहरे का। वो भी परेशान हो गई थी। लारेब माजी में भी खुद अजियती में मुब्तला रही थी। गुले का ध्यान उसी तरफ गया था, जबकि खुश इल्हान का ध्यान फ़ौरन उन आसेबी क़ुव्वतों की जानिब गया था जो उसने रात देखी थी, मगर वो खामोश रहा। लारेब से उसके ताल्लुकात ऐसे ना रहे थे कि वो उससे कुछ पूछता। लारेब ने सपाट अंदाज के साथ सबकी जानिब देखा, फिर उसकी निगाहें खुश इल्हान से मिली थीं। अगरचे ये सिर्फ एक साथ थी, मगर न जाने क्यों खुश इल्हान को ख़तरे की घंटी महसूस हुई। बताओ बच्ची, ये क्या हो गया? ये तो किसी की उंगलियों के निशान हैं। किसने किया है ये? खान बाबा नहायत परेशानी के आलम में पूछ रहे थे। एक वही थे जिनका ध्यान किसी और जानिब गया था। लारेब धीरे धीरे चलती हुई कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने खान बाबा की जानिब देखा। फिर उसने दूसरी निगाह खुश इल्हान की जानिब की थी। ये बात आप अपने बेटे से पूछें खान बाबा, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। उसका अंदाज़ दो टोक था। खान बाबा की आंखें फट सी गई थी। उन्होंने खुश इल्हान की जानिब देखा। उसके अपने कदमों से ज़मीन सरक कर सिमटती हुई कहीं गायब हो गई थी। लारेब अपनी हालत के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहरा रही थी। वहाँ मौजूद कोई शख्स भी दूध पीता बच्चा नहीं था जो इस बात की हकीकत को समझ ना पाता कि वो क्या जताना चाह रही थी। उसकी गर्दन, चेहरे और बाजू के निशानात आम से निशान नहीं थे। ये अलग से पेंडोरा बक्स था जिसे खोलकर लारेब ने हरी हवेली वालों के चिड़ियाँ तोते सब उड़ा डाले थे। ये क्या बकवास है? क्या भौंक रही हो तुम? वो गुर्राने वाले अंदाज में बोला था। खान बाबा कभी उसको और कभी लारेब को देख रहे थे। ये इल्ज़ाम नहीं था, ये तो पहाड़ था जो उन पर गिरा दिया गया था। हरी हवेली की दीवारें भी लर्ज़ उठी थी। ये झूठ बोल रही है खान बाबा। खुश इल्हान ने उनके चेहरे के बदलते रंगों से खाइफ होकर कुछ कहना चाहा। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सच नहीं बोला खान बाबा जितना आज बोल लिया है। मेरी हालत का ज़िम्मेदार खुश इल्हान ही है। वो नहायत इत्मीनान से बोली थी। उसके 2 जुमलों ने खुश इल्हान को किसी ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया था। वो ख्वाब जो उस लड़की की हवेली आमद से भी पहले उसने देखा था, वो आज इस जगह पूरा हो गया था। ये आपका घर है? अरबाब ने अंदाजे से गाड़ी एक विला के बाहर रोकी थी। पहली नज़र में उसे नेम प्लेट नज़र न आई थी, फिर बगौर देखने पर उसे सुनहरे रंग की नेम प्लेट नज़र आ गई। दाऊद मुनव्वर। ये आपका नाम है? मेरा मतलब यही आपका मुकम्मल नाम है? मुनव्वर? वो मुड़कर उनसे पूछ रहा था। वो तब तक सो चुके थे। उन्हें आगे बिठाने की जहमत उसने नहीं की थी। उनकी हालत मज़ीद बदतर होती जा रही थी। गाड़ी में डालते ही वो एक तरफ को लुढ़क गए थे। कनूद की जैसे उन्हें आगोश में लेने को तैयार थी, मगर अरबाब मुसलसल उनसे बातें करने की कोशिश करता रहा था। उनसे उनकी रिहाइश का पता उगलवाना भी एक इंतहाई कार्य दुश्वार साबित हुआ था। अरबाब मुसलसल खुश इल्हान को भी कॉल की ट्राई करता रहा था
اور جب دوسری جانب سے کال نہ ریسیو کی جا رہی تھی تو دل ہی دل میں خوب لان تان بھی کرتا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ انکل کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ سوسائٹی کے باہر گارڈ نے گاڑی کے دروازے سے جھانک کر پہلے سوالات پوچھ کر تصدیق کی تھی کہ وہ کون ہے۔ ارباب نے اسے بتا دیا کہ وہ ان انکل کو بہت مشکل سے یہاں تک لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب خدا جانے یہ یہاں رہتے ہیں بھی یا نہیں۔ گارڈ نے انہیں تو پہچان لیا تھا مگر ارباب کو وہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ کچھ مشکوک ہو رہا تھا۔ ارباب نے اسے اپنا شناختی کارڈ اور موبائل دے دیا تھا مگر اس کے شکوک ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے، جس سے ارباب مزید جھنجھلا رہا تھا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو سنا تھا، بیگانے عبداللہ کے لیے اپنی شادی کروانا میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی اس گٹھڑی کو لاد کر یہاں تک لانے کی ارباب میاں؟ دوستی میں اتنا ذلیل و خوار کون ہوتا ہے آج کل؟ یو آر سو سویٹ، سو انوسینٹ ارباب۔ یہ دنیا تیرے جیسے نیک شریف لوگوں کے لیے بنی ہی کب ہے؟ وہ ہر 20-25 منٹ بعد چڑھ کر خوش الحان کو ایک آدھ وائس نوٹ بھی کر دیتا تھا مگر وہاں سے جواب ندارت تھا۔ گارڈ نے بہت مشکل سے اس کی بات مان کر اپنے موبائل سے ان کے ملازم کو کال کی تھی اور اس کی بات ارباب سے کروائی تھی، تب کہیں جا کر ارباب یہاں پہنچ پایا تھا۔ 2 بار ہارن بجانے پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں انہیں اکیلا اندر کیسے لے جاؤں گا؟ یہ سو چکے ہیں۔ سویا ہوا آدمی بھاری ہوتا ہے۔ وہ بزرگ سا آدمی تھا اور اس کی ہچکچاہٹ سمجھ بھی آتی تھی مگر تب تک ارباب کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ یہ سویا ہوا آدمی بھاری نہیں ہے، یہ تو نیری بیزاری ہے۔ کھپ گیا ہوں ان کی وجہ سے۔ سمجھا نہیں سکتے آپ اپنے مالک کو کہ دن کی روشنی میں تو پرہیز کر لیا کریں ان خرافات سے؟ غضب خدا کا بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ انتہائی چڑھ کر بولا تھا۔ چوکیدار نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ارباب ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا اور گارڈ کی مدد کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آئے چلا جا رہا تھا۔ ہاسٹل سے یہاں تو ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے لے آیا تھا مگر اب واپس کیسے جانا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سنبھالیں اپنے مالک کی گاڑی کی چابی۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں لٹا کر اس جیسے جوان آدمی کا سانس بھی پھولنے لگا تھا، جبکہ چوکیدار تو بزرگ آدمی تھا، اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ ارباب نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کافی بڑا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ آرائشی چیزیں اور فرنیچر رہنے والوں کی عمارت کا پتہ دیتے تھے مگر گھر میں عجیب سی ابتری بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ چوکیدار کے علاوہ کوئی دوسرا فرد اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ ارباب نے اندازے سے کچن تلاش کیا، پھر وہاں موجود فریج کھول کر جوس وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ جوس نہیں تھا مگر پیپسی نظر آ گئی تھی۔ اس نے 2 چھوٹی بوتلیں نکالیں اور باہر آ گیا، ایک چوکیدار کو دے دی اور دوسری خود کھول کر منہ سے لگا لی۔ یہاں اور کوئی نہیں رہتا؟ اس نے سارے ماحول میں پھیلی مایوسی کو محسوس کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ چوکیدار نے سانس بحال کرنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پیپسی کے گھونٹ بھرنا بھی مشکل ہوا جا رہا تھا جبکہ ارباب نے ایک سانس میں بوتل آدھی کر دی تھی۔ آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ وہ ارباب سے پوچھ رہا تھا۔ ایک لمحہ کو ارباب کو سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے، پھر سر ہلا کر بولا، رشتہ دار تو نہیں، دوست کہہ لیں۔ ان کی بیٹی لاریب میری دوست ہے، میرا مطلب ہے ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ چوکیدار نے بھی اسی کے انداز میں سر ہلایا جیسے عالم تذبذب میں ہو کہ کیا بات کرے، پھر ایک دم بولا، لاریب بی بی نے بھی بڑا دل دکھایا ہے اپنے باپ کا، ان کی وجہ سے صاحب کی یہ حالت ہو گئی ہے، ورنہ تو ٹھیک ہی تھے، گھر کے معاملات میں دلچسپی لے لیا کرتے تھے، اب تو جیسے یہ گھر ان کا ہے ہی نہیں، 1-2 کے علاوہ سب ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں، اپنی صحت کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں رہی، سارا دن بھوکے پیاسے کمرے میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے لیے پریشان تھا۔ ارباب اتنی ہسٹری سے واقف نہیں تھا اور اس کی دلچسپی بھی نہیں تھی مگر بزرگ چوکیدار کے احترام میں پیپسی ختم ہونے تک ان کی باتیں سنتا رہا۔ آپ لاریب بی بی کو ان کا کچھ سامان پہنچا دیں گے؟ صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کے سامان کو آگ لگا دی جائے مگر میں نے ایسا نہیں کیا، وہ ان کے بچپن کی تصویریں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ڈائریاں ہیں، باقی سب تو بازار سے مل جائے گا مگر یادیں کہاں ملتی ہیں، اس لیے میں نے چھپا کر رکھ دی تھیں۔ آپ ان کے دوست ہیں، ان کو پہنچا دیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ارباب نے چند لمحے ان کا چہرہ دیکھا، پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے خواہ سر ہلا دیا تھا۔ چوکیدار اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر دوسری جانب چل دیا تھا۔ ارباب وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا جبکہ داؤد اپنے کمرے میں بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی مگر دل تھا جو دھڑک رہا تھا اور اعصاب تھے جو تنے ہوئے تھے۔ وہ نیند میں بھی ماضی کو بھول نہیں پاتا تھا۔ پاکستان کا وزٹ اس بار ان کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا، اگرچہ داؤد کے لیے تو کوئی نئی صورتحال نہیں تھی۔ اس کی ممی پہلے بھی اس سے اکھڑی ہی رہتی تھیں لیکن اس بار شیریں کے والدین بھی ناراض ہو گئے تھے۔ ان سب کے درمیان بات چیت تک بند ہو گئی تھی جبکہ وہ دونوں آپس میں خوش اور مطمئن تھے۔ شیریں کو ہمیشہ سے داؤد کی کمپرومائزنگ فطرت پسند رہی تھی اور اس نے جس طرح اس کے گھر والوں کے سامنے اس کے ہر معاملے میں حمایت کی تھی اس سے وہ مزید خوش ہو گئی تھی، جبکہ داؤد کو لگتا تھا کہ شیریں اب بہت کمپرومائزنگ ہو گئی ہے۔
चंद महीने काफ़ी सुकून से गुजर गए। इस दौरान दाऊद की प्रमोशन हो गई, उसे पूरे गल्फ़ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं। वो मुलाजमत की वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था, जबकि शीरीं अपने इदारे के साथ मुस्तकिल तौर पर वाबस्ता हो गई थी। वो अब गवर्निंग बॉडी का भी हिस्सा थी। इसका मतलब ये था कि वो इल्म हासिल करने में कम वक्त लगाती थी, जबकि इदारे की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते थे उनमें वो ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी थी। उसकी चैरिटी की सरगर्मियाँ भी बढ़ती जाती थीं। वो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रही थी और पैसा कमा रही थी, मगर गुज़िश्ता 2.5 साल से उसकी कोई बाज़ाब्ता मुलाजमत या सरगर्मी नहीं रही थी। वो मनसूबाबंदी करती थी और बिना सोचे समझे छोटे छोटे कारोबार करती रहती थी, मगर चूँकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती थी और मुनाफा का तनासब काफ़ी कम था, तो आखिर में नुकसान ही हो जाता था। इसलिए उसकी अपनी सेविंग्स तो ख़त्म हो चुकी थी, जबकि अपने इदारे की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली किसी भी खैराती सरगर्मी के लिए वो दाऊद से रकम का तकाजा करती रहती थी। दाऊद को उसे रकम देने पर एतराज़ नहीं था, लेकिन उसे महसूस होता था कि ये चैरिटी से ज़्यादा शो ऑफ है। शीरीं पहले हमेशा ये तखमीना लगाती थी कि कोई दूसरा कितनी रकम खर्च कर रहा है, और फिर उस रकम से दुगना रकम वो इदारे को दिया करती थी। दाऊद को पाकिस्तान भी पैसे भेजने पड़ रहे थे। उसकी मम्मी अकेली रहती थी और मुकम्मल तौर पर मुलाजमीन पर मुनहसिर थी। उनकी अपनी सेविंग्स से उनके यूटिलिटी बिल्स पूरे होते थे, जबकि शीरीं और दाऊद की इकलौती बेटी लारेब भी आजकल उसकी मम्मी के साथ रहने लगी थी। पहले वो नाना नानी के पास रहा करती थी, मगर शीरीं के साथ इख्तलाफात के बाद उसी ने बच्ची को दादी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। उसके लिए एक गवर्नेंस का इंतज़ाम किया गया था और अलहदा से ड्राइवर रखा गया था। उसकी स्कूलिंग और दूसरे अखराजात की मद में दाऊद को एक खतीर रकम पाकिस्तान भी भेजना पड़ रही थी, मगर फिर भी सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक वो वाक़या हो गया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दाऊद ऑफिस से आया तो शीरीं बिल्कुल निढाल अपने बेडरूम में पड़ी थी। उसके अंदाज से पता चलता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंखें थकी हुई थीं और चेहरा सुता हुआ। दाऊद परेशान हो गया। शीरीं जो बेड पर दराज थी उसे देखकर उठ बैठी और चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। क्या बात है, परेशान लग रही हो? दाऊद ने मुलायमत से पूछा था। वो सवाल का जवाब देने की बजाय उसका चेहरा देखने लगी। क्या हुआ, बोलो ना, सब खैरियत है? वो अब अपनी जगह से उठकर क्राउन वाली साइड पर उसके करीब आ गया था। दाऊद, तुम ये जॉब छोड़ दो, वो गहरी सांस भरकर बोली थी। दाऊद की जान में जान आई कि मसला उसकी सेहत या पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई परेशानी वाली खबर नहीं है। वो मुस्कुराया था। ओके, छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में तुम लॉन्च करोगी और मुझे स्टार बनाने में खूब मदद करोगी। वैसे इस उम्र में मॉडल बन सकता हूँ क्या मैं? काफ़ी अरसा हो गया, मैंने तो जिम करना भी छोड़ दिया है, वो गैर संजीदगी से बोला था। शीरीं ने अपने बैठने की पोजीशन बदली और उसकी जानिब देखते हुए बोली, मैं बहुत सीरियस हूँ दाऊद, तुम ये जॉब छोड़ दो, अभी रिज़ाइन लिखो, 1 मिनट की भी देर ना करो। उसका लहजा इस तरह का था कि दाऊद उलझकर उसका चेहरा देखने लगा। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हें पता है मैंने आज तक कभी कोई बात बिला जवाज़ नहीं की। मेरी हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है, तुम जानते हो ना दाऊद, तुम्हें पता है ना मेरा। उसका अंदाज़ वैसा ही धौंस भरा हो गया था जो उसकी आदत रही थी। दाऊद ने वजाहत तलब अंदाज में उसका चेहरा देखा। तुम एक लीजिंग कंपनी में काम करते हो दाऊद, तुम्हारी कंपनी लोगों को बड़ी बड़ी रकमें कर्ज के नाम पर देती है और फिर वो रकम सूद के साथ वापस लेती है ना? यही है ना तुम्हारा काम? वो पूछ रही थी। दाऊद मज़ीद उलझ गया। इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, कई सालों से मैं यही जॉब तो कर रहा हूँ, तुम्हें सब पता तो है। वो वाकई नहीं समझा था। ये सूद है दाऊद, और सूद गुनाह है, तुम जाने अनजाने गुनाह में मुब्तला हो दाऊद, वो उसे डराने वाले अंदाज में बता रही थी। दाऊद को झटका लगा। ये नहीं था कि उसने कभी सूद के मुतल्लिक पढ़ा नहीं था या वो जानता नहीं था, मगर ये पहली बार था कि उसे गुनहगार करार दिया जा रहा था। उसे बुरा लगा। क्या बकवास है यार, कुछ भी बोल देती हो तुम, वह उकताहट भरे अंदाज में बोला। शीरीं को भी उसके ऐसे अल्फाज की आदत ना थी। वो भी पीछे हटकर बैठ गई और उससे ज़्यादा उकता कर बोली, मेरी बात पर गौर करो दाऊद, तुम्हारा कोई मजहबी इल्म तो है नहीं, तुम्हें क्या पता गुनाह सवाब का, तुम्हें क्या खबर जन्नत जहन्नम की। लेकिन यह बहुत बड़ा अफरीत है दाऊद, सूद से बचना बेहद ज़रूरी है, तुम बस अभी रिज़ाइन करो, अभी। वो उसे उकसा रही थी, मजबूर कर रही थी। यार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बैठे बिठाए जाने क्या सुनकर आ गई हो और अब ऐसी बातें करने लगी हो। सब्र और हौसले के साथ चलो। ठीक है, मेरा मजहबी इल्म तुम्हारी निस्बत कम होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई लाता हूँ। कंपनी कर्ज देती है, इंटरेस्ट के साथ कर्ज वापस ले लेती है, मुझे तो मेरी तनख्वाह ही मिलती है ना, मेरी तो हक हलाल की कमाई है। उसे यकीनन शीरीं की बात अच्छी ना लगी थी। उसने अभी तक कपड़े भी ना बदले थे, इसलिए वो अपनी बात मुकम्मल करके उठा था और बाथरूम में घुस गया था। मगर हमेशा की तरह शीरीं इस बात पर नाराज़ हो गई थी कि दाऊद ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था।
अब कब तक नाराज़ रहोगी? शीरी ने जब काफ़ी देर तक खुद उसे मुखातिब ना किया और ना ही कमरे से बाहर निकली तो उसने लहजे में मोहब्बत समोकर सवाल किया था। वो 2 कप कॉफ़ी के बनाकर लाया था और उसे उम्मीद थी कि वो शीरी को समझा लेगा। वो चेहरे पर तनाव की कैफियत लिए लैपटॉप खोले बैठी थी और कतन बात करने के मूड में नहीं थी। तुम्हें कब खबर होगी इस बात की कि तुम्हारी नाराज़ी मेरे दिल को जलाकर खाकस्तर कर देती है? वो हल्के फुल्के लहजे में सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा था। शीरी ने उसकी जानिब देखा और ऐसे देखा कि दाऊद बर्दाश्त ना कर सका। यार इतना गुस्सा क्या हो जाता है तुम्हें? ज़रा सी बात पर मुंह फुला लेती हो। ये ज़रा सी बात नहीं है दाऊद, बिल्कुल भी ज़रा सी नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी चैरिटी में दी गई रकम ये कहकर वापस कर दी गई कि उन्हें सूद की रकम नहीं दरकार। वो नहीं चाहते कि सूद की कमाई खाने वाले उनके किसी भी काज के लिए चैरिटी करें। उन्हें अब पता चला कि मेरा हस्बैंड हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता है। उन्होंने कहा वो सूदी कारोबार करने वाले किसी भी इदारे या शख्स की चैरिटी कबूल नहीं करते। मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूँ दाऊद, इतनी शर्मिंदा कि तुम सोच नहीं सकते। वहाँ कितनी ही ख़वातीन मौजूद थी मगर रकम सिर्फ मेरी वापस की गई और तुम कहते हो ज़रा सी बात। वो काट खाने वाले लहजे में बोली थी। व्हाट रबिश, ये बात करने का क्या तरीका है यार? पहले तो अपना लहजा दुरुस्त करो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। किसी भी XYZ ने जो भी अहमकाना हरकत की होगी तुम उसकी बाज़पुर्स मुझसे करोगी क्या? दूसरे किसी जहन से सोचते हैं, क्या करते हैं, ये मैंने तो नहीं सोचना ना। उनको हमारी रकम नहीं चाहिए तो ना सही, हम किसी और को दे देंगे। ज़रूरतमंद दुनिया से ख़त्म नहीं हो गए जो इतनी परेशानी सर पर सवार की जाए। यहाँ कोई नहीं लेगा तो हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। वो ज़रा सा नाराज़ होकर बोला था। शीरीन का करख्त लहजा उसे अब बहुत नापसंद लगने लगा था। उसने ज़ोर से अपना लैपटॉप बंद किया। तुम समझ क्यों नहीं रहे दाऊद? बात उनकी नहीं है, बात हमारी है। मसला हमारा है, हमारी कमाई सूद की है, हम हराम खा रहे हैं। वो ऐसी ही थी, जब उलझी हुई होती थी तो इसी अंदाज में बात करने लगती थी। नहीं, तुम अब ज़्यादती कर रही हो। मैं हराम नहीं खाता। मैंने कभी अपने ख़ानदान पर एक दिरहम भी हराम नहीं खर्चा। मेहनत करता हूँ, कंपनी मुझे मेरी मेहनत का पैसा देती है। मैंने कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, कोई कमीशन नहीं खाया, किसी को मजबूर करके कर्जा देने के लिए नहीं उकसाया। मेरी कमाई हराम की कैसे हो गई? वो उकताकर बोला था। सारा दिन की ख्वारी के बाद इसमें वैसे भी स्टेमिना कम था। वो बहस से बचना चाहता था। शीरी ने एक बार फिर उससे लाताल्लुकी भरी नज़रों से नवाजा और उठकर बाहर चली गई। ये नहीं है कि मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर गलत समझता हूँ, मगर यह भी सच है कि मैं भी हक़ पर जानिब हूँ। मैं कंपनी के पे रोल पर हूँ, मैं अपनी सैलरी लेता हूँ। मेरा किसी भी ऐसे फ़ेल या कौल से ताल्लुक़ नहीं है जो इस्लाम के असूलों के मुनाफी हो। मैंने ज़िंदगी में कभी 1 रुपये का कर्ज़ भी नहीं लिया। वो लम्हा भर को रुका था, फिर लहजे में बशाशत समोने की कोशिश की। सिवाय उस रकम के जो तुमने मुझे दी, मैं सिर्फ तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारी दौलत का, तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारे एसार का, और मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहना चाहता हूँ। उनकी सुलह 2 दिन बाद हुई थी और ये पहली बार हुआ था कि दाऊद ने 48 घंटे उसे बिल्कुल मुखातिब किए बिना गुजार लिए थे। तीसरे दिन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। जब शीरी भी नरम तो पड़ी थी, मगर वो चाहती थी कि दाऊद फ़ौरन से पेशतर उसकी बात मान ले। दाऊद, मैं अब थक गई हूँ इस मोहब्बत के अलाप से। अगर इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे तो चुपचाप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? जबकि तुम जानते हो मैं कभी गलत नहीं होती। मैंने कभी बिला वजह बहस नहीं की, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। फिर भी जब तुम इस तरह मुझसे बहस शुरू कर देते हो तो यकीन करो मुझे आग लग जाती है। क्या फ़ायदा इतना अरसा तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का? मैं तो आज भी उसी पॉइंट पर खड़ी हूँ जहाँ पर इतना अरसा पहले खड़ी थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले तुम्हारी मम्मी मेरी बातों से इख्तलाफ करती रहती थी, अब तुम करते रहते हो। तुमने कभी तरीके से कुरान नहीं पढ़ा, कभी पाबंदी से नमाज कायम नहीं की, किसी अल्लाह वाले के पास से भी गुज़र नहीं हुआ तुम्हारा। तुम्हें दीन का पता ही क्या है? कुछ भी नहीं। और बहस तुम ऐसे करते हो जैसे सबसे बड़े मुफ्ती हो। वो तुनक कर बोली थी, उसकी यही फितरत थी। वो बहुत जल्द आपे से बाहर हो जाती थी, बिलखसूस उन मामलात में जो मज़हब से मुतल्लका थे। उसने जब से दीन का इल्म बाकायदा हासिल करना शुरू किया था, उसे सब गलत लगते थे। वो हर एक पर तनकीद करती थी, वो हर एक को राह रास्त पर ले आना चाहती थी और ऐसा करते हुए वो दूसरों की तज़हीक कर जाती थी, धौंस जमाने लगती थी, मगर उसे एहसास तक ना होता था कि वो गलत कर रही है। वो अपने बारे में इतनी पुरएतमाद थी कि हमेशा ही खुद को हार्ड सीट पर बिठाकर गोल्ड मेडल अपने गले में डाल लेना चाहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसको रद्द करने वाला गोया कोई बेहुरमती कर रहा है। दाऊद को उसकी बात बहुत बुरी लगी, हालांकि वो बहुत मोहब्बत से उसके पास आकर बैठा था। तुम ठीक कह रही हो और प्लीज़ मेरी बात दरमियान में मत काटो।
मैं जानता हूँ मेरा मजहबी इल्म सिफर है, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, तुम बहुत ज़्यादा जानती हो, मैं नहीं जानता। हाँ, मैं नहीं जानता शीरी। अगर तुम्हारी ईगो को ऐसे सुकून मिलता है तो मैं सैकड़ों बार एतराफ़ करने को तैयार हूँ कि मेरा दीन का इल्म सिफर है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सब सिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमें मुशरिकीन मक्का की कैटेगरी में भी लाकर मत खड़ा करो प्लीज़। ये मौजू ऐसा नहीं है कि इसे इस तरह से डिस्कस किया जाए। तुम मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला किए बगैर भी इस पर बात कर सकती हो, प्लीज़। शीरी ने अब की बार चंद गहरे सांस लिए, फिर मज़ीद कुछ साहतें सोच विचार में गुजार दी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस मौजू पर तहम्मुल से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम ये जॉब छोड़ दो, फिल फोर छोड़ दोगे। उसके लहजे में इल्तिजा थी और दाऊद ने ऐसी इल्तिजा कभी रद्द ना की थी, मगर ये एक गंभीर मामला था। वो एकदम से चहीती बीवी की बात नहीं मान सकता था। फिल फोर कैसे छोड़ दूँ? अभी कुछ अर्सा पहले तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। ऐसे कौन छोड़ने देगा मुझे ये जॉब? और फिर हम खाएंगे कहाँ से मेरी जान? बताओ, ये इतना बड़ा सवालिया निशान है, इसका हल कैसे निकालेंगे हम? कैसे मैनेज होगा सब? मैं तुम लोगों की तरह जद्दी पुश्ती रईस तो हूँ नहीं जिसकी बहुत सी जायदाद हो। ले देकर एक घर है, वो भी मम्मी का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर जॉब छोड़ दूंगा वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर, तो करूँगा क्या? कंपनी तो 1 दरहम भी नहीं देगी मुझे। और आसानियत से उसे समझा रहा था, हमें उस कंपनी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ये सूदी माल है। मैं इसका 1 सिक्का भी आइंदा इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये हराम है, हराम है, हराम है। तुम फिक्र मत करो, सिर्फ रिज़ाइन लिखो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी सब। वो हत्थे से उखड़ने वाले अंदाज में बोली थी। वो जब जब दाऊद को ऐसे कहती तो उसे अच्छा ना लगता था। वो भी नाराज़ होने लगा। क्या करोगी तुम? तुम्हें भी क्या आता है? मॉडलिंग? मॉडलिंग हराम नहीं है? सारी ज़िंदगी जिस्म की नुमाइश करके तुमने जो कमाया है वो हराम नहीं है क्या? दाऊद कह रहा था। शीरीन के तलवों से लगी और सर पर बूझी। उसने आग बगोला होकर कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज मुंह से निकल ना पाए थे। वो नफ़रत से दाऊद की जानिब देखती एक बार फिर कमरे से बाहर चलती थी। उनके दरमियान ये पहली लड़ाई थी जो मुसलसल जारी थी। दाऊद हर रोज़ मसलहत के साथ इस मौजू पर बात करने के लिए राह हमवार करता था और शीरी रोज़ उस राह पर पत्थर मारकर गुजर जाया करती थी। उन्हीं दिनों मम्मी की बीमारी की इत्तला ने उसकी परेशानियों में इजाफा कर दिया था। वो पहले भी बीमार रहती थीं, लेकिन उन्हें क्या आर्जा था, डॉक्टर तशखीस नहीं कर पा रहे थे। लारेब बड़ी हो रही थी, उसके अजीब तरह के बिहेवियर इश्यूज़ थे। मम्मी उसको भी संभाल नहीं पा रही थी और हर वक्त उसके बदतरीन रवैये की शिकायत करती रहती थी। वो लारेब को उसके वालिदैन के पास भेज देना चाहती थी, जबकि दाऊद, जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की मुश्किलात से पहले ही आजिज़ था, इस सूरत हाल से मज़ीद झंझलाया हुआ रहने लगा। शीरीन सारा दिन कमरे में बंद रहती और ज़रूरत पड़ने पर भी दाऊद को मुखातिब करना छोड़ चुकी थी। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, उसने बिलाखिर शीरीन को बताया था। उसके अंदाज में शिकस्त थी। उसका वजूद एक ऐसे आदमी के वजूद में ढला लगता था जो एक तवील बीमारी में मुब्तला रहा हो। वो बात करते हुए शीरीन के चेहरे की जानिब देखने की बजाय खिड़की से नज़र आने वाले मंजर को देखने में मगन था। उनका फ्लैट उस जाविये पर था कि शाम की धूप की पसमर्दा किरणें भी माथा टेक कर गुजरती थीं। ऐसी किरणों में कोई दमखम नहीं होता, वो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करने को चमकती हैं। दाऊद का वजूद भी उन्हें किरणों जैसा लाचार और बेदम लगता था। शीरीन ने बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखा, फिर अपनी जगह से उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। अब उन दोनों के दरमियान कॉफ़ी टेबल हायल थी। वो उस टेबल पर कोहनियाँ रख कर दाऊद की जानिब देखने लगी थी। तुम सच कह रहे हो ना? तुम अपनी बात से फिर तो नहीं जाओगे? अजीब व गरीब मंतक से मेरा दिमाग तो ख़राब करने की कोशिश नहीं करोगे ना? उसके लहजे में तंज़ की आमेज़िश कुछ ज़्यादा ही रहने लगी थी। दाऊद ने अपना भारी सर उठाकर उसे देखा, फिर देखता ही रहा। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि वो वाकई ज़िद्दी थी। वो वाकई अपनी बात मनवाने की खातिर किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे पहली ही बार शीनी की इस अदा से उलझन हुई। उसे पहली ही बार शीनी के इस रूप से नफ़रत हुई। वो अगर मलका थी तो उसे दाद रसी भी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करती थी। अदालत भी मुजरिम को सफाई का मौका दिए बगैर फ़र्द जुर्म आयद नहीं करती, लेकिन शीनी के दरबार में ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बस हुक्म सादिर करती थी और उसकी तकमील तक सामने वाले की गर्दन पर पाँव रखकर खड़ी हो जाती थी। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, बिलखसूस ऐसा इंसान जिससे आपको बेपनाह मोहब्बत हो। वो काजी के रूप में अच्छा नहीं लगता। दाऊद को भी शीरीन पहली बार बुरी लगी थी। तुम्हें क्या हो गया है शीरीन? तुम किस अंदाज में बात करने लगी हो? इस तरह तो इंसान गैरों से भी बात नहीं करता। वो हर्ट हुआ था, वो हर्ट होता ही रहता था। शीनी भी लम्हा भर के लिए चुप हुई। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरी बात मान लोगे ना? मुझे कोई मंतक नहीं सुननी, कोई दलील नहीं चाहिए, प्लीज़। वो आपकी बात नरम लहजे में बोली थी।
मैं मन तक नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस मौजू पर बहुत प्रैक्टिकल होकर आखिरी बार बात करें। मैं वाकई जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें हर चीज़ के बारे में खुलकर बात करनी होगी। तुम इतनी समझदार हो, इतना तजर्बा है तुम्हारा, इतना एक्सपोजर है, विजन है, कुछ तो सोचा होगा ना तुमने। हम अपने अखराजात पूरे करने के लिए क्या करेंगे? कैसे होगा सब कुछ? मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उन्हें इलाज के लिए सरमाया दरकार है। वो जैसा थका हुआ नज़र आता था वैसा ही उसका अंदाज़े गुफ्तगू था। शीरीन के चेहरे पर शिकने नुमायाँ होने लगी थी। उसने उसकी बात काट दी थी। तुम्हारी मम्मी कोई गरीब औरत नहीं है दाऊद। तुम जब इस अंदाज में बात करते हो तो लगता है जैसे तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा इस दुनिया में। पाकिस्तान में अच्छी खासी जायदाद है तुम्हारी। इस मुलाजमत को छोड़कर भी हम भूखे मरेंगे, ना तुम्हारे पास मुलाजमत के मौके ख़त्म हो जाएंगे। दाऊद ने उसकी जारहाना अंदाज को बमुश्किल बर्दाश्त किया। ठीक कह रही हो, जायदाद तो है। मेरी मम्मी ने जो भी बनाया है वो मेरा है, मगर उन्होंने भी तो सारी ज़िंदगी बैंक की आमदनी से कमाया है। मेरे पास जो है वो एक लम्हे को रुका था। उसके चेहरे पर अजियत बढ़ गई थी। फिर उसने ऐसे बात मुकम्मल की जैसे कोई बहुत कड़वी गोली निकली हो। सूदी हराम की कमाई है, यानी मैं तो समझो कंगाल ही हूँ। तुम बताओ तुम कैसे मैनेज करोगी? तुम्हारे डैड तुम्हें जो भी देंगे वो उसी कारोबार और सरमाए से देंगे जो उन्होंने दुबई में रहते हुए बनाया था। याद करो, वो भी एक हाउस फाइनेंसिंग किस्म की कंपनी चलाते रहे थे, कर्जा देते थे, कमीशन लेते थे। उनकी कमाई भी तो सूद से ही कमाई हुई है। दाऊद बस कर दो, प्लीज़ बस कर दो। मेरी ज़िद में इतनी दूर तक मत जाओ कि अल्लाह के अहकामात भी मानना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। मैं तुमसे गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं कह रही। मैं तुमसे इतना कह रही हूँ कि फ़िलहाल तुम इस मुलाजमत से जान छुड़वाओ। बात की बात में देखी जाएगी। मगर तुम्हें तो ज़िद है ना मुझसे, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। मेरी कही बात गलत ही लगेगी तुम्हें। हालांकि यही बात तुम्हें खुद समझ आ जाती अगर तुमने कुरान पढ़ा होता। मगर पढ़ाता कौन? तुम्हारी मम्मी को अपने अल्लों तल्लों से फुर्सत मिलती तो होता ना ये सब। दाऊद ने एक उचड़ती हुई निगाह उस पर डाली। वो जो दिल के करीब होते हैं वही बाज़ औक़ात बुरे लगने लगते हैं। जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है वही कभी कभी काबिल नफ़रत लगने लग जाते हैं। उसे शीरीन का ये चबा चबा कर बात करने का अंदाज़ कभी नहीं भाया था। वो जब ऐसे बातें करती थी तो दाऊद को बचपन में पढ़ी गई कहानी की कोई चालाक बूढ़ी जादूगरनी याद आने लगती थी। प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, माफ़ कर दो मम्मी को। हाँ ठीक है, मुझे नहीं दिया उन्होंने मज़हबी इल्म। हाँ ठीक है, मैं नहीं सीख सका वक्त पर नमाज कुरान। हाँ ठीक है, तुम हम सबसे बेहतर हो। ये भी मान लेता हूँ कि तुमसे बेहतर किसी को मज़हब का इल्म नहीं है। अब मेरी मम्मी को बुरा भला कहना छोड़ दो, कुछ बाकी नहीं रह गया उनमें। सारी उम्र किसी गधे की तरह मेहनत करके मुझे पाला पोसा है उन्होंने, अब मेरी बच्ची को पाल रही हैं। मुझे उनका एहसानमंद होना सिखाओ, उनको हर वक्त कोसने देना बंद कर दो। दाऊद का लहजा अगरचे सख्त था मगर उसका बदन अभी भी थका हुआ नज़र आता था। शीरीन ने काफ़ी देर पहले ही अपनी कोहनियाँ कॉफ़ी टेबल से हटा ली थीं। अब की बार वो खुद भी अपनी नशिस्त से उठ गई थी। तुम, उसने कुछ कहना चाहा मगर गुस्से की वजह से अल्फाज भी मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। उसने दाऊद की जानिब से रुख फेर लिया और कुछ लम्हे खुद पर काबू पाने में सर्फ किए। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाई। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। वो अब उसकी जानिब मुड़ी थी और जैसे हथियार डालकर मुड़ी थी। मैं हिदायत का ज़रिया थोड़ी हूँ, हिदायत तुम्हें अल्लाह ने देनी है। वो चाहेगा तो तुम सुधर जाओगे, वरना इसी राह पर चलते रहोगे। मगर अब तुम अकेले चलोगे, याद रखना, अकेले और तन्हा। वो अपनी बात मुकम्मल करके आनन फानन कमरे से बाहर निकल गई थी। दाऊद का दिल जैसे किसी ने वर्क समझकर चुड़मुड़ कर डाला था। चंद दिन बाद शीरीन सब छोड़ छाड़ पाकिस्तान चली गई थी। उसने जाने से पहले दाऊद को बताना भी मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन दाऊद को अंदाज़ा था कि वो यही इंतहाई कदम उठाएगी। उसे अपनी बात मनवाने के कई हरबे आते थे और घर छोड़कर चले जाना उन्हीं हरबों में से एक था। दाऊद उन दिनों बहुत परेशान रहने लगा था। डिप्रेशन इस कदर होने लगा था कि दिल चाहता था अपने ऑफिस की खिड़की से छलांग लगाकर जान दे दे। और ये तन्हाई ऐसी थी कि दिल का बोझ हल्का करने को दीवार भी ना मिलती थी। माँ, ससुराली रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उसने शीरीन की खातिर सबको छोड़ दिया था और शीरीन उसे छोड़कर चली गई थी। इतना सस्ता तो दुबई में पानी का ग्लास भी ना मिलता था जितना सस्ता और बेवकूफ़ वो उसे कर देती थी। ये सोच दाऊद को किसी काले फन वाले नाग की तरह डसती थी। इन्हीं बेकैफ दिनों में उसे खलीक साहब की कॉल मौसूल हुई। तुम्हारे और शीरीन के दरमियान फिर कोई झगड़ा हुआ है? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे करना ना चाहते हों मगर मजबूर हों। दाऊद को उन पर भी उतना ही तरस आया जितना उसे खुद पर आता था। वो दोनों एक ऐसे मदार में कैद थे जिसका न्यूक्लियस एक था। वो दोनों एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला थे और वो उन्हें उसी मोहब्बत के हाथों तोड़ती रहती थी। आपने उससे नहीं पूछा? दाऊद को खुद पता नहीं चला था कि उसने ये जुमला क्यों बोल दिया।
दूसरी जानिब से उनकी लंबी गहरी सांस सुनाई दी। वो फिर चंद साहतों की खामोशी के बाद बोले थे, उसने मुझे इस काबिल ही कहाँ रहने दिया है कि मैं उससे कोई सवाल कर सकूं। वो इतने ऊंचे मिंबर पर जा बैठी है कि उससे बात करते हुए मेरी गर्दन थक जाती है। जवाब में दाऊद की सांस उनकी सांस से भी ज़्यादा अफसरदा और तवील थी। उसके पास अल्फाज ही थे कि वो कुछ कह पाता। मैं तुम्हें समझाता था दाऊद कि उसके इतने नाज मत उठाओ, उसे इतना सर मत चढ़ाओ। देख लो वही हुआ जो मैं कहता था। लेकिन तुम अब हमारी अजियत बेहतर तरीके से समझ सकोगे, क्योंकि अब वो जो कर रही है उसका बराह रास्त असर पड़ रहा है तुम पर। अब तुम भी सह रहे हो वो रवैया जो हम सह चुके हैं। वो भी इंसान थे, तंज कर गए थे, मगर फिर जैसे एहसास हुआ कि दाऊद इस वक्त इस हालत में नहीं कि ऐसी बातें बर्दाश्त कर सके, तो गहरी सांस भरकर बोले, खैर अब क्या कहती है, क्या चाहती है? कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोलकर उधेड़ कर बैठी है? कुछ तो कहो। वो साबका अंदाज में बोले थे। दाऊद ने पसमर्दगी से उन्हें सब बताना शुरू कर दिया था। जिगर का ट्रांसप्लांट ही वाहिद इलाज है। डॉक्टर तैयब चंद लम्हे अपनी बात पूरी करने से पहले रुके, फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मज़ीद बोले, ताख़ीर नुकसानदेह हो सकती है, अगरचे उम्मीद का दामन छोड़ना मोमिन का काम नहीं, लेकिन बीमारी तो नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है। बेहतर है इस मामले को संजीदा लिया जाए। आप देख लें, दुबई में चेक करवा लें, जहां आपका दिल चाहे। ज़रूर कोशिश कीजिए, आपको जो बेहतर लगे। मेरी राय तो यही है कि मज़ीद ताख़ीर बाई से नुकसान होगी। जो भी करना है आज से शुरू कीजिए। डॉक्टर तैयब ने उसकी आंखों में छुपी वहशत की भी परवाह ना की थी और ये खबर सुना डाली थी। वो तो अपने मसले सुलझाने एक हफ्ते की छुट्टी पर पाकिस्तान आया था और यह मशवरा भी उसे खलीक साहब ने ही दिया था कि ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। तुम यहाँ आओ और शीरीन से आमने सामने बैठकर बात करो। मगर पाकिस्तान आते ही मम्मी की हालत ने उसे परेशान कर दिया था। वो काफ़ी बीमार नज़र आती थी। उन्हें खांसी का शदीद दौरा पड़ता था और कभी कभी बलगम के साथ उनके मुंह से खून भी आने लगा था। इसीलिए उसने उनके डॉक्टर से वक्त लिया था। मम्मी ने कभी ऐसी किसी तकलीफ़ का जिक्र तो नहीं किया। ये बैठे बिठाए कैसे हो गया? वो हैरान था। डॉक्टर तैयब उससे ज़्यादा हैरान नज़र आए। अच्छा, उन्होंने हुंकारा भरने वाले अंदाज में कहा था। आपसे जिक्र नहीं किया होगा, मगर वो जानती थी और रिपोर्ट्स तो उनकी कब से ही इस जानिब इशारा कर रही हैं, मगर वो मुसलसल इग्नोर कर रही थी। बाहिम्मत खातून है आपकी वालदा, बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त कर रही थी। आपको पता है ये बड़ा अज़ियतनाक पैथोजन है। बहुत अरसे से सह रही हैं आपकी वालदा। वो मज़ीद भी कुछ कह रहे थे, लेकिन दाऊद का सब्र जवाब दे गया था। उसने डॉक्टर और अपने दरमियान हायल मेज़ पर सर रखा और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी ज़िंदगी थी या कोई चिकनी मछली, वो जिस ज़ाविये से पकड़ता था फिसलती जाती थी।